हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पहला अध्याय है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के रूल्स और कुछ बेसिक चीज़ पढ़े थे। इसमें हम लोग इस चैप्टर में दिए हुए सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये 3 कथन दिए हुए हैं, ये सत्य है या असत्य, ये हमें बताना है। पहला है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, यह हो जाएगा असत्य। क्यों? क्योंकि पहले देख लेते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। गिनती की वह संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 है। और प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन में क्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या 0, पूर्ण संख्या 0 भी है लेकिन प्राकृत संख्या 0 नहीं होता है, तो यह सत्य होगा क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन यह प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, यह हो जाएगा सत्य। क्यों होगा? हम लोग जानते पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3, इन सबको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए हम पूर्णांक संख्या 3 लेते हैं, यह एक पूर्णांक संख्या, इसे बटे 1 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या हो सकती है, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसमें कारण, क्योंकि पूर्णांक मान लेते m लेते हैं, ठीक। m को हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक है, यह हो जाएगा असत्य। क्यों? क्योंकि परमेय संख्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं, -1 -2 -3, यानी ऋणात्मक पूर्णांक 0 1 2 3, ये सब पूर्णांक संख्या है। तो ये सब पूर्णांक संख्या ये हम जानते हैं। और जैसे कि 1/2 ये परमेय संख्या है, तो पूर्णांक संख्या इस रूप में होता है, इस रूप में नहीं होता है, इसलिए प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकता। यह असत्य है क्योंकि इसे लिख सकते हैं हम लोग कारण, क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। 3/5 एक परमेय संख्या है लेकिन यह पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक संख्या सिंगल रहता है, बटे में नहीं रहता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 1 और 2 के बीच हमें 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। हमें 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए a = 1, b = 2 और n = 5। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे रूल, किस रूल पे हम लोग 2 परमेय संख्या के बीच परमेय संख्या निकाल सकते हैं। रूल क्या है, a + b - a/n+1, a, a + 2 × b - a/n+1, a + 3 × b -
बी माइनस ए बटा एन प्लस वन। इसी तरह से ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए बटा एन प्लस वन, यह रूल था। इस पर हमें परमेय संख्या निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक में बी माइनस ए और एन बटा एन प्लस वन ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। बी माइनस ए बटा एन प्लस वन, बी इक्वल टू टू माइनस वन, ए इक्वल टू वन है और एन प्लस वन है, एन 5 है तो 5 प्लस वन तो क्या हो जाएगा 1/6। क्या अब हम लोग हमें 5 परमेय संख्या निकालना है, तो इस तरह से हमें 5 बार होगा ए प्लस बी माइनस ए बटा एन प्लस वन। इस तरह से हमें 5 बार लिखना पड़ेगा। ए प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बटा एन प्लस वन, ए प्लस 2 इंटू 3 इंटू बी माइनस ए बटा एन प्लस वन, फिर ए प्लस 4 इंटू बी माइनस ए बटा एन प्लस वन, एक हो जाएगा ए प्लस 5 इंटू बी माइनस ए बटा एन प्लस वन। ये हो गया हमारा। इस 5 हमें परमेय संख्या निकालने के लिए 5 बार इसको लिखे हैं। अब हम इस पे सबका वैल्यू बैठाते हैं। ए इक्वल टू क्या था 1, तो 1 प्लस बी माइनस ए बटा एन प्लस वन का 1/6 कोमा, फिर ए इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1/6, ये हो गया 2 और बी माइनस ए एन बटा एन प्लस वन का मान 1/6 था, कोमा, फिर ए का मान 1 है, 1 प्लस 3, ये 3 इंटू बी माइनस ए बटा एन प्लस वन का मान 1/6, जैसे 1 प्लस 4 इंटू 1/6, 1 प्लस 5 इंटू 1/6। हम लोग इसको कटा देते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6, इधर 3 एकम 3, 3 दूना 6, इधर 2 दूना 4, 2 3 6। अब हम लोग सबको एक जगह लिखते हैं। 1 प्लस 1/6 कोमा 1 प्लस इधर कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 1 और नीचे कुछ नहीं है तो 3/3 हो जाएगा, फिर कोमा 1 प्लस इधर 1 इंटू 1, इधर नीचे 2, कोमा 1 प्लस 2 इंटू 1 2 और नीचे 3 होगा, इधर 1 प्लस इधर 5 इंटू 1 5/6। अब हम लोग सबका भिन्न का जोड़ बना देते हैं। तो 1 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 6 ही निकलेगा। और 1 से 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल 6, और 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6, प्लस 6 से 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा 1, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1। भिन्न का जोड़ तो लगभग सब कोई जानता ही बनाने, वो हम लोग पिछले क्लास में सीखे हुए हैं। इधर 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। इधर 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2, इधर 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 प्लस 1, इधर भी 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, प्लस 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 और 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2, इधर दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 गुना 1 करेंगे तो 6, और 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 गुना 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं। 6 7, 7/6, 3 1 4, 4/3, 2 1
3/2, 3×2 5/3, 6×5 11। अच्छा 1 2 3 4 5 5 हो गया। 1 और 2 के बीच 5 को संख्या करेंगे। तो पहला क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p एवं q पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट नंबर, पहला नंबर का क्या था? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ठीक है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? 0/1 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p एवं q पूर्णांक हो। p और q पूर्णांक है, पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0। तो q बराबर 1 है, 0 नहीं है। ऐसे हम इसे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, और हाँ इसे हम 0/1 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसलिए a = 3, b = 4 और n = 6 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? a + b - a/n+1 कोमा a + 2 × b - a/n+1 कोमा a + 3 × b - a/n+1 हो जाएगा a + n × b - a/n+1। इस फॉर्मूले पे हमें दो संख्या के बीच परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो हम लोग कितना, हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम लोग इसको 6 बार लिखेंगे इस तरह से a + b - a/n+1 कोमा a + 2 × b - a/n+1 कोमा a + 3 × b - a/n+1 a + 4 × b - a/n+1 फिर a + 5 × b - a/n+1 कोमा a + 6 × b - a/n+1। इस फॉर्मूले पे हमें निकालना है दो संख्या के बीच परिमेय संख्या। हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए हम लोग 6 बार लिखे। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं b - a/n+1 हर फॉर्मूले में बार बार रिपीट हुआ है। तो हम लोग इसका वैल्यू एक जगह निकाल लेते हैं, b - a/n+1। तो b = क्या था? 4 4 - 3/n बराबर क्या था? 6 n बराबर 6 + 1 कितना हो जाएगा? 1/7। अब हम लोग फॉर्मूले पे सबका वैल्यू बैठाते हैं। a = क्या है? a = 1 1 + b - a/n+1 का मान 1/7 कोमा फिर यहाँ पे 1 + ये हो जाएगा 2 × और b - a/n+1 का मान 1/7। इसी तरह से हमें सबको बनाना है। फिर 1 + 3 × 1/7
फिर 1 + 4 × 1/7, फिर 1 + 5 × 1/7, 1 + 6 × 1/7। इस फॉर्मूले पे हमें बैठाना है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 1/7, 2 × 1 हो जाएगा 2/7, और फिर 3 × 1, 1 + 3 × 1, 3/7। इसी तरह से 1 + 4 × 1, 4/7, फिर 1 + 5/7, फिर 1 + 6/7। हम सबका भिन्न का जोड़ बना देते हैं। क्या हो जाएगा? दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो 7, 1 से 7 में भाग देंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7, 7 प्लस इधर 7 से 7 में भाग देंगे तो 1, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1। इसी तरह से इधर हो जाएगा 7, 7 + 2/7, 7 + 3, 7 + 4, 7 + 5, 7 + 6/7। सब कैल्शियम नीचे 7 ही निकलेगा, क्योंकि नीचे 1 और 7 कैल्शियम 7 ही निकलेगा। और यहाँ पे हम लोग भिन्न का जोड़ बना रहे हैं, तो दोनों कैल्शियम निकाले तो 7 आया। फिर 1 से 7 में भाग देंगे तो 7, और 7 गुना 1 के तो 7, और ये 7 से 7 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 गुना 2 करेंगे तो 2 जाएगा। इस तरह से अब हम देखते हैं 7 1 8, 8/7, 7 2 9/7, 7 3 10/7, 7 4 11/7, 7 5 12/7, और 7 6 13/7। ये हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करें। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना। 5 हम लोग पिछले जो विधि देखे, जो रूल, उस रूल से भी बना सकते हैं इसको, तो लेकिन इसमें हम लोग एक और रूल देख रहे थे जो बहुत ही आसान होगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या लिखते हैं, दोनों का हर सेम है, 5 है, अलग अलग नहीं, एक ही है। तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3/5 गुना 10/10। अगर हम इधर 10 को कटा देते हैं तो फिर कट जाता है, तो कोई इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10/10 हो जाएगा। 3 गुना 10 करेंगे तो 30, और 5 गुना 10 करेंगे तो 50। 4/5 के साथ भी यही करेंगे, 10/10 से गुना करेंगे तो 40/50 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 30/50 और 40/50 के बीच से 5 परमेय संख्या लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ये हो गया हमारा 5 परमेय संख्या। बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल सा है। हम क्वेश्चन में कितना नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके हिसाब से हम लोग वो देख के सॉल्व करेंगे। हम लोग दोनों विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये जो कथन 3 दिए हुए हैं, सत्य है या असत्य, से हमें कारण के साथ उत्तर देना है। तो पहले क्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये हो जाएगा सत्य। क्यों? हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो गिनती की संख्या हो जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ये सब। और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। ये तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4, और पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 सारे आते हैं, तो सत्य है। क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती है, कि पूर्ण संख्याओं के
संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह क्या हो जाएगा? असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह असत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट 1 2 3 4। और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? -1 -2 -3 0 1 2 3, इन सबको पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक ये माइनस चिन्ह वाले संख्या भी पूर्णांक संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह सत्य हो जाएगा। और इसके में कारण कैसे लिखेंगे? क्योंकि कोई भी ऋण पूर्णांक, ऋण संख्या, कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। एग्जाम्पल में -2 ही ले लेते हैं, यह पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह हो जाएगा असत्य। क्यों? कि प्रत्येक परिमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं? 1/2। इस तरह से यह हो गया परिमेय संख्या। और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, ये पूर्ण संख्या हुआ। लेकिन परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, लेकिन पूर्ण संख्या p/q के रूप में नहीं होती है। तो सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए लिख सकते हैं, क्योंकि उदाहरण के लिए लेते हैं, उदाहरण के लिए 1/2 परिमेय संख्या है, परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण को निरूपित कीजिए, यानी संख्या रेखा पर √2 को निरूपित करना है। मैं √2 को संख्या रेखा पर दिखाना है, इसके लिए हम लोग एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। इस पे एक बिंदु ले लेंगे O, जो 0 को निरूपित करेगी, और A, जो 1 को निरूपित करेगी। हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 यूनिट है, और हम लोग E पे एक लंब खींचेंगे इस तरह से, और इसकी भी दूरी जितना हम OA लिए हैं उतना ही हम लोग इस लंब की दूरी लेंगे। इस बिंदु को B मान लेते हैं, यानी AB बराबर भी 1 यूनिट लेंगे, यानी OA = AB, यानी 1 यूनिट होना चाहिए। मतलब हम सब ये दोनों की दूरी एक समान लिए हैं। अब हम लोग B तथा O को मिला देंगे। अब हम लोग B तथा O को मिला दिए। अब हम लोग O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या की, O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या की
इस तरह से एक चाप खींचेंगे। इस चाप खींचने के लिए हम लोग चाप का यूज करेंगे। इस चाप को खींचने के लिए हम लोग इस डिवाइडर का यूज करेंगे, लेकिन ये डिवाइडर में ये फिट नहीं होगा, इसलिए हम लोग हाथ से ही हम ले रहे हैं। आप लोग डिवाइडर का यूज करें। तो हम लोग 0 को पॉइंट मानकर ए ओ बी त्रिज्या का एक चाप खींचते इस तरह से, जो कि संख्या रेखा पर बिंदु सी पर काटती है संख्या रेखा को, और ये बिंदु सी √2 को निरूपित करेगी। ये हो गया संख्या रेखा पर √2 का निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4। वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित कीजिए, यानी कि संख्या रेखा पर हमें √3 को दिखाना है। हमें अब √3 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पे हम लोग एक बिंदु लेंगे, ओ बिंदु लेंगे जो 0 को निरूपित करेगी। एक बिंदु ए लेंगे जो 1 को निरूपित करेगी, और मान लेते हैं ओ तथा ए के बीच की दूरी 1 यूनिट है। अब हम लोग ए पर एक लंब खींचेंगे। इसको हम लोग बी मान लेते हैं, इस बिंदु को बी, और ओ ए की जितनी दूरी है उतना ही दूरी हम लोग ए बी लेंगे, यानी ए बी के बीच की दूरी भी 1 यूनिट लेंगे। जितना ओ ए की दूरी उतना ही ए बी की, यानी ओ ए इक्वल टू ए बी 1 यूनिट होना चाहिए। अब हम लोग बी तथा ओ को मिला देंगे। हम लोग अब ओ को केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या का एक चाप लेंगे। इस चाप को खींचने के लिए हम लोग डिवाइडर का यूज करेंगे, लेकिन ये डिवाइडर में फिट नहीं होगा, इसलिए हम हाथ से ऐसे खींच रहे हैं। आप लोग डिवाइडर का यूज करें। इस तरह से एक चाप लेंगे जो एक बिंदु पे संख्या रेखा को काटेगी, जो बिंदु हो गया सी, और ये √2 को निरूपित करती है। अब हम लोग सी पर भी एक ए बी जितनी दूरी का उतना ही दूरी का लंब एक सी पर खींचेंगे इस तरह से। इस बिंदु को सी नहीं, सी तो है ना, डी मान लेते हैं, डी। अब हम लोग ओ तथा डी को मिला देंगे, और फिर ओ को केंद्र मानकर ओ डी त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे। चाप खींचने के लिए डिवाइडर का यूज करेंगे, लेकिन हम नहीं यूज करें क्योंकि ये डिवाइडर में फिट नहीं होगा। इस बिंदु को मान लेते हैं ई, और ये √3 को निरूपित करेगी। इस तरह से हो गया संख्या रेखा पर √3 का निरूपण। अब ऐसे ही हमें अगर हमें -√2 या -√3 का निरूपण करना होता तो हम यहाँ से इस साइड यानी लेफ्ट साइड में इस तरह का प्रोसेस लेफ्ट साइड में करते, और हमें आगे √3 √2 √3 √4 √5 इस तरह से हम लोग इसी तरह से चाप खींचते खींचते आगे का निरूपण कर सकते हैं। प्रश्नावली 1.2 यानी एक्सरसाइज 1.2 का हम लोग क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो नीचे ये 3 कथन दिए हुए हैं, ये सत्य है या असत्य, हमें कारण के साथ उत्तर देना है। तो पहला क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या यह सत्य है या असत्य है, यानी सभी अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होगी। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये हो जाएगा सत्य। क्यों सत्य होगा, तो हम लोग वास्तविक संख्या का डेफिनेशन क्या था पढ़े थे, सभी परिमेय तथा अप्रमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात सभी परिमेय संख्या यानी अपरिमेय, सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं √3, यह एक अपरिमेय संख्या है और यह एक वास्तविक संख्या भी है। यह एक
परिमेय संख्या है। तो प्रश्नावली 1.2। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। इसके लिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें बताना है ट्रू फॉल्स। इसमें से ये कथन है, 3 कथन है, इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है या असत्य। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह सत्य है। कैसे? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को कहते हैं। हम अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। यह हो जाए, ये संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होती है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। यह हो जाएगा असत्य। वो कैसे? वो ऐसे की संख्या रेखा पर ऋण पूर्णांक भी आते हैं, और ऋण संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। इसमें मतलब संख्या रेखा पर हम लोग देखें कि ऋण पूर्णांक भी आते हैं, ऋण संख्या भी आते हैं। तो अगर प्रत्येक बिंदु रूट m होता तो ऋण के साइड में, तो हम लोग अगर ऋण वाला संख्या आता और कोई भी ऋण वाली संख्या का वर्गमूल नहीं, किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता, कोई भी ऋण संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यह असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का संग्रह है, यानी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या ही होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का परिमेय तथा अपरिमेय अपरिमेय संख्या का
संग्रह है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का संग्रह है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। दूसरा नंबर का क्या था? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो अगर नहीं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। उदाहरण के रूप में हम लोग √4 लेते हैं, यह एक अपरिमेय संख्या है और इसका वर्गमूल 2 निकलेगा जो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्वेश्चन था सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? नहीं। और एग्जाम्पल में हम लोग √4 देखते हैं जो कि धनात्मक पूर्णांक भी है और यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल 2 निकलेगा जो एक परिमेय संख्या है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? दिखाए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी हमें संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है। तो हमें संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे लंबा सा, इस पे हम लोग एक बिंदु ले लेंगे O जो 0 को निरूपित करेगी और एक लेंगे A जो 1 को निरूपित करेगी और A पर एक हम लंब खींचे। पहले हम लोग O से A तक के बीच की दूरी मान लेते हैं 1 यूनिट है। ठीक, अब हम लोग A पर एक लंब खींचते हैं और इस बिंदु को मान लेते हैं B। तो ये हम लोग OA जितना बड़ा 1 यूनिट लिए हैं उतना ही हम लोग A भी लेंगे, ये भी हम लोग 1 यूनिट ही लेंगे, यानी OA = AB होना चाहिए 1 यूनिट। अब हम लोग B तथा O को मिला देंगे, मिला दिए ना। अब हम लोग O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे। इसके लिए हम लोग डिवाइडर का यूज करेंगे, लेकिन ये डिवाइडर में फिट नहीं होगा इसलिए हम हाथ से ही कर ले रहे। AB त्रिज्या का एक चाप खींचे जो संख्या रेखा पर एक जगह काटती है। इस बिंदु को C मान लेते हैं और ये √2 को निरूपित करेगी। और हम लोग C पर एक लंब AB के बराबर एक और लंब खींचेंगे C पर, इसको मान लेते हैं हम लोग D। और AB 1 यूनिट है तो इसके बराबर ही 1 यूनिट CD भी लेंगे। हम लोग D तथा O को मिला देंगे और फिर हम लोग O को त्रिज्या मानकर O को केंद्र मानकर OD त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे। इस तरह से ये संख्या रेखा पर एक बिंदु पे काटेगी, इसको मान लेते हैं E और ये √3 को निरूपित करेगी। फिर हम लोग √3 पर एक लंब खींचेंगे CD के बराबर, ये भी 1 यूनिट ही लेंगे और इसको मान लेते हैं F। हम लोग F तथा O को मिलाएंगे और फिर हम लोग O को केंद्र मानकर OF त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा पर काटेगी। इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं F के बाद G, ये हो जाएगा √4 को निरूपित करेगा। और फिर हम लोग G पे एक लंब खींचेंगे EF के बराबर, इसको मान लेते हैं H। हम O तथा H को मिला देंगे, O
O को केंद्र मानकर OH त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे और ये हो जाएगा R, जो √5 को निरूपित करेगी। ये हो गया संख्या रेखा पर √5 का निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये एक्टिविटीज़ है तो इसको हम लोग एक्टिविटी करना है, बुक पे सॉल्व नहीं करना है। तो अब हम लोग आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।